एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पढ़ा। मैंने कहा 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, और तीनों एलिमेंट्स क्या थे मालूम है? सबसे पहला अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। हमने जब अथॉरिटी के बारे में पढ़ा तो हमने कहा ये टॉप टू बॉटम चलती है। याद रखना, मेन बात जो उसकी है, ये टॉप टू बॉटम चलती है। इसमें रिलेशन होता है सबऑर्डिनेट का, और 8 पॉइंट लिखवाए मैंने आपको अथॉरिटी के बारे में, छोटे छोटे करके 8 पॉइंट मैंने आपको लिखा है अथॉरिटी क्या होती है। डेफिनेशन के बाद 8 ऐसे छोटी छोटी बातें मैंने लिखवाई अथॉरिटी के बारे में। फिर बारी आई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसकी भी डेफिनेशन लिखवाई मैंने, और आपको लिखवाया मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। कितने पॉइंट लिखवाए? कौन से 3? पहला, वेरी गुड, कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं दे सकते किसी को आप, ठीक है जी। आगे दे सकते हो किसी को करने के लिए, लेकिन पूरी नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था सेल्स मैनेजर वाला, याद है? उसके बाद सेकंड, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद बॉटम टू टॉप, याद रखो वो क्या थी? पहली वाली डेलीगेशन टॉप टू बॉटम, ये बॉटम टू टॉप, ठीक है जी। आ जाओ अब लिखते हैं अकाउंटेबिलिटी, फटाफट खत्म करें। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू, accountability refers to the final outcome. No, wait, accountability refers to the answerability, answerability for the final outcome, answerability for the final outcome of the assigned task, Once authority has been delegated, and responsibility accepted, once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny the accountability. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते इसको आप। और ये किसी क्वेश्चन में आया था, किसी के पेपर में, के नंबर 1 में आया था, पीएसटी में। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स, या अगला पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स। Accountability is based on the senior subordinate relationship. Accountability is based on the senior subordinate relationship. Senior, subordinate relationship. Accountability originate मतलब कहां से बनी है? Originates because of delegation of authority. Accountability originates because of delegation of authority. कितनी बातें लिख ली हमने? 4। अच्छा, मेन बात क्या थी इसके अंदर? कैन नॉट बी डेलीगेटेड। Delegation of authority can be delegated to others. Responsibility can be delegated but not fully. और accountability can not be delegated. तीनों में देखो डिफरेंस, ठीक है? ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या था? टॉप से बॉटम, और ये अपवर्ड, और ये भी
ठीक है जी। उसमें क्या था, सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर रिलेशनशिप, उसमें भी सेम, ठीक है जी। ये बातें नोट करना, ये सारी बातें नोट करना, क्योंकि कल अगर आपको डिफरेंस आ गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको कम से कम 4 पॉइंट आने चाहिए, कम से कम 4 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कहो तो मैं लिखवा दूं, नहीं तो अपने आप लिख लोगे तो छोड़ दूं, लिख लोगे अपने आप से, आप इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप जगह छोड़ो, वहां पे टॉपिक लिखो, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लिख लो। हमें पक्का लिखना है, हमें इसे पक्का लिखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो जो पेपर में बार बार आता है। लिखो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। हाँ, आप क्या बोलते हो? डेलीगेटेड, आप क्या बोलते हो सकती है डेलीगेट? तो एक्सप्लेन कर लोगे अपने आप। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। आप लिखोगे कि हाँ, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कुछ हद तक डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। जिसके पास अथॉरिटी थी और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वही अकाउंटेबल होगा, चाहे वो काम करे या उसके सबॉर्डिनेट्स काम करे। मैंने आपको कल भी इतना बड़ा एग्जांपल दिया था सेल्स मैनेजर का। मान लो आप कंपनी के सेल्स मैनेजर हो, आपको सबसे पहले अथॉरिटी दी गई कि आप चाहो जितना पैसा खर्च लो, आप चाहो कंपनी की गाड़ी यूज कर लो, आप चाहो जिससे मर्जी मिल लो, आप चाहो लंच अरेंज कर लो, लेकिन आपका टारगेट है कम से कम 10,000 फोन बिकने चाहिए एक महीने में। अथॉरिटी भी दे दी और साथ में क्या दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब महीना खत्म हुआ तो अकाउंटेबल कौन है? आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अगले वाले को काम दिया था, ये कह के बच नहीं सकते आप। आई बात समझ में? राइट नाउ आपको अथॉरिटी दी, आपकी मम्मी ने, पेरेंट्स ने अथॉरिटी दी, ट्यूशन पढ़ना है बेटे, पढ़ ले, कितने पैसे लगेंगे, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, सब पढ़ ले। क्या दे रखा है मालूम है आपको? भी अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी? टू गेट द गुड मार्क्स, और जब रिजल्ट आएगा यू विल बी अकाउंटेबल। आप ये नहीं कह सकते मैं तो पढ़ी थी, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, रिजल्ट नहीं आया, यू आर द वन अकाउंटेबल एट लास्ट। अभी राइट नाउ आपको अथॉरिटी है, मम्मी पापा छोड़ने भी आ रहे थे दूर से, पैसे भी दे रहे हैं, छोड़ने भी आ रहे हैं, लेने भी आ रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। आप सोचो, यू हैव बीन गिवन द फुल अथॉरिटी टू स्टडी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप ही की है ना, कि आपको पढ़ना है। और कल जब नंबर नहीं आएगा तो अकाउंटेबल कौन होगा? आप लोग। यही काम कंपनी में होता है, जब अथॉरिटी दे दी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही अकाउंटेबल हो। अगर कल नहीं हुआ तो यू हैव टू आंसर। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सुपीरियर हूँ, मैंने सबॉर्डिनेट्स को काम दिया था करने के लिए, उन्होंने किया नहीं, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है जी, बात खत्म हो गई। चलो आगे चलो, एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी पेपर में बहुत बार आता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर is the basis of delegation of authority. Division of labor is the basis of delegation of authority. ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में इस चैप्टर से आता है। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, आप इसकी ट्राई करना खुद आंसर लिखने की, कम से कम ये पेज, आधे पेज से ज्यादा का आंसर होना चाहिए, मोर देन हाफ पेज। आप एग्जांपल भी डाल सकते हो इसके अंदर। भाई अब आपको देखो लिखना क्या है, क्वेश्चन है क्या। वो बोलता है जो डिवीजन ऑफ लेबर था ना, वो डिवीजन ऑफ लेबर याद है आपको? कहाँ पढ़ा था?
कहा है? हेनरी फोर्स की बेसिस में पढ़ा था आपने, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था ना। हेनरी फोर्स में डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो बेस है किसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। ये बात साबित कर सकते हो आप, ये क्या एक्सप्लेन कर सकते हो स्टेटमेंट कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बेस है किसका? बेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जन्म कहां से हुआ? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। क्या ये बात आप साबित कर सकते हो? क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कोशिश करना हो जाएगी। एक बार दोबारा से पढ़ना डिवीजन ऑफ लेबर को और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को, आपको अपने आप से पता लगेगा कहाँ पे कुछ बैठ सकता है। ठीक है, वहां जगह छोड़ देना कम से कम आधे से ज्यादा पेज की। अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, फिर मैं कल लिखवा दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, भूल नहीं जाना, ये आपको मुझे याद दिलवाना है करवाने के लिए। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट टॉपिक। जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब मुझे बताओ कैसे? कैसे? आपको पता डेलीगेशन अथॉरिटी होता क्या है? पढ़ लिया ना आपने? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव मैनेजमेंट। कैसे? वेरी गुड, यही बात। मतलब अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता, कोई भी अकेला मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगा, मतलब दूसरों को दे देगा, स्टूडेंट को दे देगा, तो उसके पास टाइम मिल जाएगा, उसको वक्त मिलेगा ये सोचने का कि कंपनी की ग्रोथ कैसे करनी है। नहीं तो वो इन्हीं कामों में फंसा रहेगा। दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो, लिखो पहला पॉइंट, जल्दी से लिखो। बाय पासिंग ऑन द रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, by passing on the routine work to the subordinates, the manager gets more time to concentrate. The managers get more time to concentrate on important matters. हो गई बात खत्म। चलो पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर 2 इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कोई बताएगा कैसे? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो जी आप, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखो। डेलीगेशन implies grant of authority to subordinates. Delegation implies grant of authority to subordinates, so they will get motivated. So they will get motivated and they will feel encouraged to work for the high performance. अभी आप मेरी बात सुनो, अकाउंट्स के हेड हो, यू आर द एचओडी अकाउंट्स। इधर देखो, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं भाई। आपने एक को बुलाया, इधर भैया आज से जितना भी परचेज होगा सब तूने ऑथराइज करने हो। पहले आप करते थे खुद, वो एंट्री पास करता था, आप ऑथराइज करते थे। आज आपने क्या कहा, आज से जितनी भी परचेज होगी जब ऑथराइज के लिए आएंगी तू ही साइन करेगा। दे दिया आपने, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई डिपार्टमेंट के अंदर, कर दिया। लो जी, अब
वो आदमी जो नीचे ये काम करता था, जो पहले सिर्फ एंट्री पास करता था, आज वो कितना मोटिवेट हो जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसकी भी कंपनी के अंदर, कंपनी में उसको लोग पहचान रहे हैं, उसके टेबल पे भी कागज आएंगे और वो साइन करके देगा। ही विल फील इनकरेज एंड ही विल गिव हिज गुड परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। इसे कहते हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वो काम पहले भी कर रहा था, लेकिन आपने उसको नॉर्मल काम दिया था, परचेज की एंट्री करता रहा, टू सेल्स की एंट्री करता रहा। लेकिन अब आपने उसे क्या कहा? यू आर द वन ऑथराइज टू ऑथराइज द परचेज ऑफ द कंपनी। इतना बड़ा काम उसके हाथ में दे दिया और आप उस काम से आजाद हो गए, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। अब ये कैसे होगा जी? अपने टैलेंट यूज करेगा, अपना दिमाग यूज करेगा, क्योंकि अथॉरिटी मिल गई। हो सकता है कुछ अच्छा आइडिया दे दे और कल आपके सिर पे बैठ जाए, ऐसा भी होता है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, मालूम है आपको, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को अथॉरिटी दी कि तू ये काम, और इसीलिए करते नहीं, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से लोग बचते हैं, मालूम है, इससे बचते हैं, इससे बचा जाता है। कई बार कैसा होता है कि आपका जूनियर है, आपने उसे काम करने को कहा, भाई ये तेरी अथॉरिटी है, तू ही रिपोर्ट करेगा। उसने रिपोर्ट तो आपको ही करनी होती है, ऊपर रिपोर्ट नहीं करेगा। यू आर द इमीडिएट बॉस, वो आपको रिपोर्ट करेगा। लेकिन उसके दिमाग में आपसे भी अच्छे आइडियाज होंगे। हो सकता है वो यंग ब्लड है, उसके दिमाग में बहुत अच्छे आइडिया हो सकता है बिल्कुल ही कूड़ा हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है वो जंप करके आपसे भी आगे निकल जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इससे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब आपने उसको अथॉरिटी दी कोई काम करने की, ही विल यूज हिज ब्रेन, ही विल यूज हिज आइडियाज, ही विल यूटिलाइज इट एंड ही विल मेक समथिंग गुड। उसकी डेवलपमेंट होगी। तो लिखो जल्दी से आप, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, as a result of delegation, employees get opportunities. As a result of delegation, employees get opportunities to utilize their talent. To utilize their talent. It makes them better leaders and decision makers. It makes them better leaders and decision makers. ठीक है जी, खत्म हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब ये कंपनी की ग्रोथ की बात हो रही है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एक कंपनी भी ग्रो कर सकती है। कैसे बताओ? है? अगर मान लो आपने डेलीगेशन अथॉरिटी कर दिया और लोगों में काम बांट दिया और किसी के अंदर बहुत अच्छा आइडिया आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे दिमाग में बहुत बड़ा आइडिया घूम रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता वो उस आइडिया का यूज नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आपने उसको बनाया, क्या ऑथराइज किया, उसने उस आइडिया का यूज कर दिया और कंपनी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया। ठीक है जी, ऐसा भी होता है। फैसिलिटेट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अपनी ग्रोथ तो है ही है, उसकी खुद की ग्रोथ तो है, खुद की डेवलपमेंट तो है, कंपनी भी ग्रो कर सकती है बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी, तो लिखो जल्दी से आप, डेलीगेशन हेल्प्स इन the expansion of organization. Delegation helps in the expansion of organization by providing trained and experienced people. By providing trained and experienced people. Due to delegation of authority. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट,
better coordination. The next point is better coordination. लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लिखो द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हेल्प्स लिख लो, AR अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंट, ARA शॉर्ट में लिख लो, ARA है ना, ARA लिख लो ना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। डिफाइंस, हेल्प्स टू डिफाइन पावर। द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन हेल्प्स टू डिफाइन पावर, कॉमा, duties and answerability. Related to the various position in organization. Relating to the various position in an organization. Due to that the confusions are cleared. Due to that the confusions are cleared and there is a better coordination, among various departments. Are clear and there is a better coordination between various departments. ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट लिखें, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। इट्स अ बेस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। हिरार्की पता ना क्या होता है? स्केलर चेन, बड़ा उससे छोटा से छोटा इसे बोलते हैं हिरार्की। ठीक है जी। तो लिखो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। अगर स्पेलिंग लिखी तो आप लिख लो स्केलर चेन, ये तो स्पेलिंग लिख लो HIERARCHY, हिरार्की। ठीक है जी। अब ये क्या लिखा है? लिखो इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एस्टेब्लिश, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, which creates the hierarchy of management, hierarchy का मतलब है स्केलर चेन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। खत्म हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, दैट इज ओवर, डेलीगेशन इज ओवर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये बहुत कंफ्यूजन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और एक पक्का पेपर में पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आपने कॉपी अंदर रख भी दी, देखो वो देखो कॉपी बंद भी कर गया। अगर ऐसे एक एक टॉपिक देख के चलोगे तो फिर एक साल में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखो कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जल्दी से फटाफट। कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये देखो बच्चों ने क्या लिखा था, जो पिछले साल के नोट्स वाले बच्चे थे, ये देख क्या लिखा है, तो पढ़ सकता है? जो पढ़ सकती है? सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक लिखा ना उसमें, देखिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। अब जो आप करने वाले हो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो पहले लिखो मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक कंसेप्ट लिख लो, कोई भी लिखा। क्या लिखा आपने? ठीक है, तो लिखो फटाफट। इट इज एन एक्सपेंशन, बहुत गौर से समझना, जहां कंफ्यूजन आए पूछ लेना। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन,
number of decision taking points increases because authority is delegated to middle level and lower level managers. Is delegated to middle level and lower level management. Decision taking points increases because authority is delegated to middle level and lower level management, lower level managers, comma, to take important decisions. आप सुनो मेरी बात, मैं आपको छोटे में बात समझाऊं, अगर एक लाइन के अंदर अगर आपको समझ में आ जाए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है अपने से नीचे वाले को काम देना। ठीक है जी, आप अकाउंट्स के एचओडी हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट्स, आपके पास 14-15 लोग काम कर रहे हैं, आपने एक को पक्का काम दे दिया, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, तू इसके लिए ऑथराइज है, हो गया, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन इसकी एक्सपेंशन को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा किया जाए, हर एक पॉइंट पे ऐसा किया जाए जहां कोई भी मैनेजर बैठा है उसके नीचे डेलीगेशन कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जहां डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स जो होते हैं कंपनी में, मालूम है कंपनी के अंदर डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स होते हैं, मालूम कौन से पॉइंट्स होते हैं वो? द टेबल ऑफ द मैनेजर। जितने भी कंपनी में मैनेजर बैठे होते हैं ना, दोज आर कॉल्ड डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना कौन लेगा? मैनेजर लेगा। मान लो सेल्स के ऊपर कौन है? सेल्स मैनेजर। अगर सेल्स के लिए कोई डिसीजन लेना है कि कंपनी में सेल्स करनी है या नहीं करनी, कस्टमर सामने बैठा है तो कौन लेगा डिसीजन? सेल्स मैनेजर। परचेज के लिए कौन लेगा? अकाउंट्स के लिए कौन लेगा? इन्हें बोलते हैं डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट्स होते हैं कंपनी में? डिसीजन टेकिंग पॉइंट। जब इनको बढ़ा दिया जाए, मतलब कैसे बढ़ेगा भाई? आप अकेले मैनेजर थे, यू आर द ओनली वन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स में कुछ भी करना है, यानी किसी को उधार देना है, नहीं देना, किसी से उधार लेना है, नहीं लेना, किसी को ब्लैकलिस्ट करना है, नहीं करना, बैंक के साथ लोन लेना है, नहीं, यू आर द ओनली वन। देयर इज ओनली वन पॉइंट इन अकाउंट्स विच इज टेकिंग डिसीजंस। नाउ यू हैव स्प्रेड द पॉइंट्स, मतलब अब डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स बढ़ा दिए गए, आपने अपने काम को बांट दिया। अब किसी को उधार देना है या नहीं देना वो आप डिसाइड नहीं करते, आपके नीचे बैठा हुआ काला डिसाइड करता है। वो आपका सबऑर्डिनेट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सबऑर्डिनेट डिसाइड करता है। देख रहे हो आप? अब आप डिसाइड नहीं करते, यानी एक अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने पॉइंट हो गए? अब 2 पॉइंट। देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर टेकिंग डिसीजंस नाउ। ऐसे जब हर एक डिपार्टमेंट में कर दिया जाए, हर एक जगह पे ऐसा कर दिया जाए, तो फिर उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब एक ही डिपार्टमेंट में किया जाए उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप समझे आप? यानी पूरी कंपनी में जब ये काम कर दिया जाए, पूरी कंपनी के अंदर जहां भी डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए। और वो पॉइंट्स कौन से होते हैं मालूम चल गया ना आपको? जो मेन हेड होते हैं, एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। जब उन पॉइंट्स को बढ़ा दिया जाए उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और ठीक इसके उल्टा होता है सेंट्रलाइजेशन। मालूम है? डिसेंट्रलाइजेशन में पॉइंट्स को बढ़ाया जाता है और सेंट्रलाइजेशन के अंदर पॉइंट्स को घटाया जाता है। एक ही आदमी दिया जाएगा डिसीजन, सारी पावर वापस ले ली जाती है। ओनली वन मैन विल टेक द डिसीजन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आई बात समझ? और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स है उनको बढ़ा दिया जाता है। तो लिखो इन अदर वर्ड्स, एक सिंपल वर्ड में लिख लो, इन अदर वर्ड्स decentralization refer to a situation. Decentralization refers to a situation which exists as a result of the systematic delegation of authority
which exist as a result of systematic delegation of authority throughout the organization. थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, कल मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। चलो जी।